नमस्कार। ज्ञानदूत 2 प्रोग्राम कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर आयुक्तालय द्वारा चलाए जा रहे इस ज्ञानदूत 2 प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा, अर्थशास्त्र सब्जेक्ट सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय बानसूर। प्यारे बच्चों, आज हम सांख्यिकी विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। सांख्यिकी विषय में जो मुझे टॉपिक दिए गए हैं उसमें सबसे पहला टॉपिक सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बताया गया है कि सेंट्रल टेंडेंसी आज हम आपको पढ़ाएंगे। उससे पहले मैं स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताना चाहूंगा। सांख्यिकी एक बहुत ही विस्तारित सब्जेक्ट है। सांख्यिकी में हम ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में भी सी सेक्शन में सांख्यिकी का अध्ययन करते हैं। इसके अतिरिक्त ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में सांख्यिकी सब्जेक्ट सेकंड पेपर के रूप में आता है। सांख्यिकी के साथ साथ सांख्यिकी एक मैथमेटिकल सब्जेक्ट है। इसके साथ थ्योरेटिकल के रूप में हमारे आर्थिक विचारक या आर्थिक विचारकों का इतिहास सेकंड पेपर के रूप में दिया जाता है, ऑप्शनल के रूप में। तो अक्सर स्टूडेंट आर्थिक विचारकों का इतिहास ले लेते हैं सांख्यिकी को छोड़ करके। इसके बारे में एक फोबिया ही है, जबकि सांख्यिकी हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पढ़ने से पहले मैं इसके बारे में, इसकी उपयोगिता के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। सांख्यिकी सब्जेक्ट पढ़े हुए स्टूडेंट ग्रेजुएशन के बाद स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त एसएससी में जो एग्जाम होता है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, उसके लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। अगर ग्रेजुएशन में के बाद इकोनॉमिक्स से पीजी की जाए तो जो स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट है सांख्यिकी, ये थर्ड पेपर के रूप में फिर आता है। तब ये वास्ट और थोड़ा सा बड़ा सिलेबस बन जाता है इसका, और उसके बाद इसका अध्ययन किया जाता है। अगर एमए करेंगे अपन इकोनॉमिक्स से तो फिर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के रूप में, या फिर कॉलेज लेक्चर, स्कूल लेक्चर्स के लिए एलिजिबिलिटी प्राप्त करने के लिए और जॉब लेने के लिए सांख्यिकी सब्जेक्ट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सांख्यिकी के बारे में, इसकी उपयोगिता के बाद आज अपन इसका अध्ययन करना शुरू कर रहे हैं। सांख्यिकी के बारे में मैं आपको बताऊं, सांख्यिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले गाय फायर्ड अकेनवाल ने इस शब्द का प्रयोग किया था सांख्यिकी का। अगर भारत में सांख्यिकी के जनक के बारे में बात की जाए तो भारत में सांख्यिकी का जनक पीसी महलानोबिस साहब हैं। लेकिन अगर किसे केवल सांख्यिकी की बात की जाए तो गाय फायर्ड अकेनवाल सांख्यिकी के जन्मदाता है। सांख्यिकी जो शब्द है स्टैटिस्टिक्स, ये स्टेटस, स्टेटिस्टा या स्टेटिस्टिक से मिलकर के बना है। ये अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं, जबकि इसका मूल अर्थ होता है स्टेट, यानी कि क्षेत्र या राज्य। अगर इसके अर्थ की बात करें, स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है, तो स्टैटिस्टिक्स 2 अर्थों में काम में लिया जाता है। इसका 2 अर्थों में इसकी परिभाषाएं दी गई हैं, एक सिंगुलर सेंस में और दूसरा प्लूरल सेंस में। सिंगुलर सेंस यानी कि एक वचन के अंतर्गत सांख्यिकी साइंस भी है और आर्ट भी है, एक विज्ञान भी है और एक कला भी है। अर्थात एक विज्ञान का सब्जेक्ट भी है और कला का सब्जेक्ट भी है। विज्ञान के रूप में अगर हम इसको देखें, विज्ञान की सांख्यिकी के द्वारा विभिन्न विधियों का अध्ययन किया जाता है और उन अध्ययन के द्वारा अध्ययन से निष्कर्ष निकाले जाते हैं, आगामी अनुमान लगाए जाते हैं, नीतियां बनाई जाती हैं। कला के रूप में इन सब विधियों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि सांख्यिकी में विज्ञान और कला के रूप में यह हमें समंकों के एकत्रीकरण, समंकों के प्रस्तुतिकरण, समंकों का एनालिसिस और समंकों के इंटरप्रिटेशन यानी कि निर्वचन की विधि के द्वारा सांख्यिकी हमें विभिन्न विधियों के बारे में अध्ययन कराता है। जबकि प्लूरल सेंस में सांख्यिकी के अंतर्गत समंक या डेटा आते हैं। ये समंक या डेटा किसी क्षेत्र विशेष की विशेषताओं के बारे में एक विशेष जानकारी उपलब्ध कराते हैं। तो सांख्यिकी एक वचन में साइंस भी है, आर्ट भी है और बहुवचन के अंतर्गत ये समंकों का संग्रहण भी है। तो सांख्यिकी का दोनों अर्थों में काम में लिया जाता है। सांख्यिकी का विभिन्न सब्जेक्टों के साथ समन्वय भी है। सांख्यिकी गणित के साथ भी संबंध रखती है, अर्थशास्त्र के साथ भी इसका संबंध है, सामाजिक विज्ञान के साथ भी इसका संबंध है। तो सांख्यिकी का अध्ययन हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है।
अब सांख्यिकी में अगर हम देखें तो इसके क्षेत्र स्टैटिस्टिकल मेथड्स के रूप में कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा और इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, इन सब का अध्ययन किया जाता है। अब सबसे पहले अगर हम देखें तो कलेक्शन ऑफ डेटा क्या है। कलेक्शन ऑफ डेटा के बारे में हम बात करें तो कलेक्शन ऑफ डेटा दो प्रकार से किया जाता है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। देखो बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टैटिस्टिकल मेथड्स, ये जो मेथड्स हैं जो हमको इस समय मैं आपको दिखा रहा हूं, ये मेथड्स, ये थ्योरेटिकल पोर्शन में पहला क्वेश्चन जो होता है ये थ्योरेटिकली पोर्शन का ही होता है। और अगर बीए ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट अगर सी सेक्शन में देखेंगे तो ये थ्योरेटिकली पोर्शन का क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए इसका अध्ययन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, सबसे पहले हम किसी भी विधि का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें डेटा चाहिए। और स्टैटिस्टिक्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये अनुसंधान की एक विधि है, रिसर्च के रूप में भी ये काम में आती है। रिसर्च के रूप में हम इसको किस तरह से काम में लेते हैं, जब भी अपन उच्च अध्ययन के लिए जाते हैं, रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, तो सबसे पहले हमें किसी समस्या के बारे में बताना पड़ता है कि समस्या क्या है। समस्या का मतलब हम किसी भी चीज का उद्देश्य लेते हैं, किसी भी समस्या का अध्ययन करने के लिए उद्देश्य, उसकी सिनोप्सिस बनाने के लिए हाइपोथेसिस ली जाती है, परिकल्पना की जाती है। और परिकल्पना के बाद जो सबसे प्रमुख कार्य होता है वो होता है कलेक्शन ऑफ डेटा का, कि डेटा किस प्रकार से लिए जाते हैं। डेटाओं का संग्रह दो प्रकार से किया जाता है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के रूप में। प्राइमरी डेटा यानी कि प्राथमिक आंकड़े और सेकेंडरी डेटा यानी कि द्वितीयक आंकड़े। अब प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं, इसके बारे में अब अपन अध्ययन करते हैं। प्राथमिक डेटा या प्राइमरी डेटा या प्राथमिक आंकड़े वो आंकड़े होते हैं जो अनुसंधानकर्ता स्वयं एकत्रित करता है। ये अनुसंधानकर्ता के लिए एक तरह से कच्चे माल की तरह होते हैं। अनुसंधानकर्ता स्वयं इनको परिक्षेत्र में जा करके एकत्रित करता है। इस तरह के जो डेटा होते हैं इनमें संशोधनों की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि सेकेंडरी जो डेटा है ये सेकेंडरी डेटा तैयार माल की तरह होते हैं। ये अनुसंधानकर्ता स्वयं एकत्रित नहीं करता, बल्कि कहीं से, किसी साइट से, किसी राजनीतिक पॉलिटिकली या सरकारी आंकड़ों से उसको प्राप्त हो जाते हैं। तो सेकेंडरी डेटा, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा का मेन अंतर यह है कि प्राथमिक आंकड़े अनुसंधानकर्ता स्वयं एकत्रित करता है, जबकि सेकेंडरी डेटा अनुसंधानकर्ता को पहले से कहीं से खोज किए हुए आंकड़े होते हैं जो किसी माध्यम से उसको प्राप्त हो जाते हैं। तो प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा का, प्राइमरी डेटा में अनुसंधानकर्ता स्वयं आंकड़े एकत्रित करता है, जबकि सेकेंडरी डेटा में जो आंकड़े हैं ये गजट नोटिफिकेशन, किसी प्रकार की सरकारी पॉलिसीज, सरकार के जो विभाग होते हैं उनके द्वारा जारी की गई डेटा, रिजर्व बैंक के डेटा, सरकार की जनगणना इत्यादि के द्वारा प्राप्त हो जाते हैं। फिर प्राथमिक डेटा कैसे एकत्रित किए जाते हैं? प्राथमिक डेटा एकत्रित करने के लिए अनुसंधानकर्ता जो विधियां काम में लेता है, इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि प्राथमिक डेटा में सबसे पहले अनुसंधानकर्ता प्रत्यक्ष व्यक्तिगत रूप से अनुसंधान के लिए डेटा एकत्रित करता है। प्रत्यक्ष रूप से यानी कि वो घर घर जाकर के अनुसंधानकर्ता जो जानकारी देने वाले होते हैं उनसे स्वयं संपर्क करता है, डेटा एकत्रित करता है और उन डेटाओं को एकत्रित करके फिर उनसे अनुसंधान करता है। यानी कि प्रत्यक्ष रूप से अनुसंधानकर्ता सूचकों से संबंध स्थापित करके डेटा एकत्रित करना प्राइमरी डेटा का एक रूप है। सेकेंडरी दूसरे रूप में इसको देखा जाए तो दूसरा जो इसका प्राइमरी डेटा एकत्रित करने का दूसरा प्रकार है वो है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। यानी कि घर घर जाकर के डेटा एकत्रित न करके किसी तीसरे माध्यम से डेटाओं को एकत्रित कर ले तो अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान कहलाता है। तीसरा अगर प्राइमरी डेटा एकत्रित करने की विधि देखी जाए तो वो है कि सूचकों द्वारा या संवाददाताओं द्वारा सूचना प्राप्ति। संवाददाताओं द्वारा सूचना प्राप्ति के रूप में किसी क्षेत्र विशेष के लिए संवाददाता एकत्रित बना दिए जाते हैं और वो संवाददाता समय समय पर उन्हें सूचनाएं प्रेषित करते रहते हैं जो अनुसंधानकर्ता को प्राप्त होती रहती है। तो तीसरी जो विधि है ये अपन देखते भी हैं, जो न्यूज़पेपर्स हैं, जो समाचार पत्र हैं, टीवी रिपोर्टर हैं, ये एक तरह से प्राथमिक डेटा एकत्रित करने का प्रत्यक्ष रूप से कार्य कर रहे हैं। चौथा देखा जाए तो प्रश्नावली या अनुसूची के द्वारा सूचकों से सूचना प्राप्ति। इसमें अनुसंधानकर्ता एक प्रश्नावली या एक अनुसूची का निर्माण करता है। प्रश्नावली अनुसूची क्या होती है इसके बारे में इसके बाद बताऊंगा मैं आपको।
प्रश्नावली अनुसूची के द्वारा सूचकों के पास प्रश्नावली अनुसूची डाक द्वारा भेज दी जाती है। प्रश्नावली अनुसूची में सूचक अपनी इंफॉर्मेशन भरते हैं और उसको वो वापस प्रेषित कर देते हैं। इस विधि का फायदा यह है कि इसमें समय कम लगता है, श्रम कम लगता है, जबकि इसका नुकसान यह है कि इसमें सूचक अगर जागरूक है तो ही वो सूचना वापस पहुंच पाती है, और सूचक अगर किसी सूचना को देने के लिए बाध्य तो नहीं है, लेकिन सूचना देने की अगर आवश्यक समझता है तो ही वो सूचना देता है, नहीं तो गलत तथ्य भी प्रस्तुत कर देता है। अब पांचवी जो इसकी विधि है वो है प्रगणकों द्वारा सूचकों से सूचना अनुसूची और प्रश्नावली भरवा करके सूचना प्राप्ति। इसमें प्रगणक जो ये विधि है ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे उपयुक्त विधि मानी गई है। इसका कारण ये है कि प्राइमरी डेटा में एकत्रित करने के लिए प्रगणकों की नियुक्ति की जाती है। ये प्रशिक्षित व्यक्ति होते हैं जिनको सूची और अनुसूची या प्रश्नावली के बारे में पहले से विस्तार पूर्वक बताया जाता है। उसके बाद ये प्रगणक घर घर जाकर के या प्रत्यक्ष रूप से अनुसंधान सूचकों से संबंध स्थापित करके उस प्रश्नावली और अनुसूची में सूचना भरते हैं, और फिर उसके बाद वो उस सूचना को एकत्रित करके अनुसंधानकर्ता को देते हैं। अनुसंधानकर्ता उनका एनालिसिस करके इंटरप्रिटेशन करता है। तो प्राइमरी डेटा एकत्रित करने की ये 5 विधियां हो गई। नंबर 1 प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत अनुसंधान, नंबर 2 अप्रत्यक्ष रूप से मौखिक अनुसंधान करने के लिए सूचना प्राप्ति, तीसरा होता है संवाददाताओं द्वारा सूचना प्राप्ति, चौथी होती है कि अनुसूची या प्रश्नावली सूचकों से भरवा करके सूचना प्राप्ति, और 5वां होता है प्रगणकों द्वारा अनुसूची और प्रश्नावली भरवा करके सूचना प्राप्ति। तो ये 5 प्रकार से प्राइमरी डेटा या प्राथमिक आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। जबकि द्वितीयक आंकड़ों के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूं कि जो द्वितीयक आंकड़े हैं ये वे डेटा होते हैं जो कहीं से अपने को तैयार माल की तरह प्राप्त हो जाते हैं, और फिर इनमें आवश्यक संशोधन करके हम किसी भी अनुसंधान या किसी निष्कर्ष का अध्ययन किसी समस्या का अध्ययन करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा थे। अब प्राइमरी डेटा में मैं बार बार आपसे प्रश्नावली और अनुसूची के बारे में बात कर रहा हूं। तो व्हाट इज द क्वेश्चनरी और व्हाट इज द शेड्यूल? प्रश्नावली और अनुसूची क्या है? प्रश्नावली और अनुसूची प्रश्नों की एक सूची ही है। इन दोनों में मेन रूप से देखा जाए तो कोई अंतर नहीं है। जबकि वैसे अगर अपन देखें तो प्रश्नावली प्रगणकों से भरवाई जाती है, जबकि अनुसूची डायरेक्ट सूचकों से डाक द्वारा प्रेषित करके भरवाई जाती है। ये एक विशेष रूप से अंतर बताया गया है। वैसे सामान्य रूप से इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये प्रश्नों की एक अनुसूची होती है जिसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं प्रश्नों का निर्माण करता है। प्रश्नों का निर्माण उद्देश्य के अनुरूप किया जाता है। उद्देश्य के अनुरूप जब प्रश्नों का निर्माण किया जाता है तो जो प्रश्न होते हैं वो हाँ या ना वाले प्रश्न ज्यादा होते हैं। अनुसंधानकर्ता सूचकों से उनके विचार से संबंधित कोई ऐसा क्वेश्चन इसमें नहीं बनाते हैं। खुले प्रश्न या खुले सिरे वाले प्रश्न ज्यादा होते हैं। प्रश्न स्पष्ट रूप से होते हैं। उनमें किसी प्रकार की गोपनीय जानकारी प्राप्त नहीं की जाती है, और इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं होती जिससे कि जो कि सूचक देते समय हिचके या देने के लिए किसी प्रकार से मतलब प्रेरित ना हो। इस तरह के प्रश्नावली का निर्माण में इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा, इनसे हमने कलेक्शन ऑफ डेटा प्राप्त कर लिया। कलेक्शन ऑफ डेटा के बाद हम उनका प्रेजेंटेशन करने से पहले जो हमारे पास समग्र रूप से डेटा एकत्रित हो गए, अब हमारे सामने प्रश्न यह आता है कि जो डेटा एकत्रित हुए हैं क्या संपूर्ण डेटाओं का अध्ययन करना है या फिर उनमें से कुछ का चयन करके उनका अध्ययन करना है। तो इसके लिए हमारे पास 2 चीजें आ जाती हैं, सेंसस और सैंपल इन्वेस्टिगेशन। सेंसस जो इन्वेस्टिगेशन है ये होता है कि समग्र का अध्ययन, जबकि सैंपल इन्वेस्टिगेशन होता है समग्र में से कुछ इकाइयां चुन करके, कुछ प्रतिदर्श चुन करके उनका अध्ययन। अब सेंसस जो है ये इसमें जो हमने डेटा कलेक्ट किए हैं उन संपूर्ण डेटाओं का एक साथ अध्ययन किया जाए। अब अगर आंकड़े ज्यादा बड़े हों तो सभी का एक साथ अध्ययन करना संभव नहीं होता, इसलिए कुछ इकाइयां चुन करके उनका भी अध्ययन किया जा सकता है जो कि सैंपल इन्वेस्टिगेशन कहलाती है। इस प्रकार समष्टि समग्र का अनुसंधान और या प्रतिदर्श के द्वारा प्रतिचयन आंकड़ों का अनुसंधान, ये 2 प्रकार से हमारे पास अनुसंधान आते हैं डेटाओं का। अब इन अनुसंधान में अगर हम समग्र में से कुछ आंकड़े चुन करके उनका अनुसंधान करें तो वो सैंपल इन्वेस्टिगेशन में आंकड़े कैसे चुने जाएं,
ये ठीक वैसे ही है जैसे कुकर में रखे हुए चावल में से हम 2 चावल उठा करके संपूर्ण पूरे कुकर में रखे हुए चावलों के बारे में बता सकते हैं कि सारे के सारे चावल पके हुए हैं या नहीं। इसी तरह से सेंसस में से हम कुछ डेटा लेकर के उन डेटाओं का अध्ययन करें तो वो सैंपल इन्वेस्टिगेशन कहलाता है, और उसके द्वारा जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वो भी संपूर्ण या समग्र के बारे में सही जानकारी हमको देते हैं। बस शर्त है कि जो सैंपल के लिए जो डेटा लिए जाएं वो डेटा संपूर्ण का प्रतिनिधित्व करें, उनका चयन में किसी प्रकार का त्रुटि ना हो, बायस ना हो। इसलिए इन सैंपल इन्वेस्टिगेशन के लिए जो विधियां बताई गई हैं उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट विधि बताई गई है वो है रैंडम सैंपलिंग या दैव्य प्रतिचयन विधि। दैव्य प्रतिचयन विधि के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो दैव्य प्रतिचयन विधि है उसमें डेटाओं का चयन इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि प्रत्येक आंकड़े के चुने जाने की समान संभावना हो और किसी भी प्रकार की उनमें बायस ना हो। यानी कि सभी आंकड़े सैंपल में से जो डेटा लिए जाएं उसमें सभी के चुने जाने की समान संभावना हो, उसे कहते हैं रैंडम सैंपलिंग या दैव्य प्रतिचयन। अब दैव्य प्रतिचयन के लिए भी कई विधियां बताई गई हैं, जैसे ढोल घुमा करके दैव्य प्रतिचयन कैसे कर सकते हैं, जैसे टिप्पेट ने बताई है 10,400 की सीरीज बना रखी है आंकड़ों की, उनके द्वारा प्रतिचयन कर सकते हैं। निश्चित क्रम में डेटा लेकर के उनका प्रतिचयन कर सकते हैं। इसके अलावा लॉटरी के द्वारा दैव्य प्रतिचयन विधि के द्वारा आंकड़ों का चयन किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें सैंपलिंग इन्वेस्टिगेशन के लिए अदर अनेक और विधियां भी हैं, जैसे स्तृत प्रतिचयन। स्तृत प्रतिचयन में आंकड़ों को अनेक प्रकार से जातियों, उपजातियों, उनके गुणों के आधार पर स्तरों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक स्तर से कुछ इकाइयों का चयन करके फिर उनका अपन इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, तो वो सैंपल इन्वेस्टिगेशन का ही एक प्रकार है। इसके अलावा बहुगुणीय प्रतिचयन भी होता है। बहुगुणीय प्रतिचयन में आंकड़ों को अनेक गुणों के आधार पर अनेक प्रकार से उनको डिवाइड करके प्रत्येक में से कुछ इकाइयों का चयन कर लिया जाता है और उनके आधार पर हम इन सैंपल इन्वेस्टिगेशन करके एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अलावा सविचार प्रतिचयन, सुविधानुसार प्रतिचयन, दिव्यांग कोटा प्रतिचयन यानी कि जिसको नियतांश प्रतिचयन कहते हैं, इनके अंतर्गत भी अपन सैंपलिंग ले सकते हैं। लेकिन सुविधा, नियतांश, सविचार प्रतिचयन, इनमें ये बायस आंकड़ों के चुने जाने के लिए बायस की संभावना ज्यादा हो जाती है, त्रुटि होने की संभावना ज्यादा हो जाती है और त्रुटि जो होती है वो सही निष्कर्ष निकालने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है और आंकड़ों के सही निष्कर्ष नहीं निकाले जाते हैं। अब जब मैं बात कर रहा हूं इनके त्रुटि होने की, कि त्रुटि होते हैं किस प्रकार से इनमें त्रुटि होती है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर भी अपन विचार विमर्श कर लें कि जब सैंपल इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो डाटाओं को चयन करने में, सैंपल लेने में त्रुटियां तो होने की पूरी संभावना रहती है। अब त्रुटि 2 प्रकार की होती है, बायस 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 चेतन त्रुटियां, चेतन उपनति, और दूसरा अवचेतन उपनति, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। जो कॉन्शियस त्रुटि होती है ये जानबूझ करके की जाती है, जबकि अनकॉन्शियस जो त्रुटि होती है वो जानबूझ करके नहीं की जाती, वो अनजाने में हो जाती है। जो कॉन्शियस चेतन त्रुटि होती है उसमें जो जानबूझ के की जाती है वो संचयी प्रकार की होती है, उसमें त्रुटियों की बढ़ने की संभावना लगातार बढ़ी रहती है और लास्ट में जब अपन इंटरप्रिटेशन करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, तो गलत निष्कर्ष निकाले जाने की संभावना हो जाती है। जबकि अवचेतन या सबकॉन्शियस जो एरर से बायस होती है, इसमें अनुसंधानकर्ता को पता नहीं रहता और उससे त्रुटि हो जाती है। ये जो त्रुटि होती है ये असंचयी प्रकार की होती है, क्योंकि इसमें कुछ प्लस और कुछ माइनस होकर के वो त्रुटि आपस में बराबर हो जाती है और इसमें अनुसंधानकर्ता का कोई दोष नहीं रहता। तो जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वो निष्कर्ष होते हैं वो लगभग सही प्रकार के होते हैं। इसलिए जब भी सैंपल इन्वेस्टिगेशन करें और सेंसस में से कुछ आंकड़ों का चयन करना हो तो उसमें जो चयन करने के लिए जो रैंडम सैंपलिंग है उसी विधि के द्वारा चयन किया जाना चाहिए, ताकि जो त्रुटि है या जो बायस है वो सबसे कम रहे और अनुसंधानकर्ता का जो इंटरप्रिटेशन है, निष्कर्ष है, वो बिल्कुल सही निकले। इसके बाद आता है जब डेटाओं का चयन कर लिया, कलेक्शन कर लिया, तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के अंतर्गत हम क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन, क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन के द्वारा
प्रेजेंटेशन, डेटाओं को प्रेजेंटेशन किया जाता है। क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण, यानी कि डेटाओं को उनके गुणों के आधार पर, उनके स्तरों के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटना, और वर्गों में बांटने के बाद उनका टेबुलेशन करना, उनका सारणीयन करना। तो ये दोनों चीजें प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में आती हैं। और प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में हम देखें तो जो सारणीयन किया जाता है, धीरे धीरे अपन स्टैटिस्टिक्स के मेन मेथड की तरफ आ रहे हैं। तो जो सारणीयन किया जाता है, ये सारणी भी कितने प्रकार की होती है, कैसे बनाई जाती है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो जो क्लासिक वर्गीकरण कर दिया, वर्गीकरण के बाद उनका टेबुलेशन कर दिया, टेबल बना दी हमने। टेबल बनाते हैं तो टेबल के भी कुछ नियम होते हैं। टेबल बनाते हैं तो टेबल में सबसे ऊपर एक शीर्षक होता है, शीर्षक के बाद उसमें कॉलम और पंक्तियों की पंक्ति बनाते हैं, उनमें उनके उपशीर्षक लिखे जाते हैं। उसके बाद उसमें डेटाओं का अरेंजमेंट किया जाता है कॉलम और पंक्तियों के मध्य में, और लास्ट में फुटनोट यानी कि टिप्पणियां लिखी जाती हैं, और फिर सोर्स यानी कि स्रोत बताए जाते हैं। तब जाकर के एक टेबुलेशन कंप्लीट होती है। जब टेबुलेशन कंप्लीट कर लेते हैं, डेटाओं का क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन कंप्लीट कर लेते हैं, जो टेबल बनाई जाती है, जो सीरीज बनाई जाती है, वो सीरीज अपने इकोनॉमिक्स में मेन रूप से अगर अपन एनालिसिस की दृष्टि से देखें तो वो 3 प्रकार की सीरीजें बनती हैं: इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज होती है व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्येक एक पदमूल्य ही होते हैं, यानी कि प्रत्येक डेटा का एक इंडिविजुअल वैल्यू दी जाती है। इसमें किसी प्रकार की फ्रीक्वेंसी नहीं होती। मेन रूप से देखा जाए तो इंडिविजुअल सीरीज का ये मेन पार्ट है। दूसरी होती है डिस्क्रीट सीरीज, जिसको कि खंडित श्रेणी कहते हैं। खंडित श्रेणी में एक पदमूल्य होता है और दूसरी उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि ये पदमूल्य कितनी बार इसकी आवर्ती हुई है, ये डिस्क्रीट सीरीज के अंतर्गत दिया जाता है। और तीसरी जो सीरीज होती है वो कंटीन्यूअस सीरीज होती है। कंटीन्यूअस सीरीज में एक तरफ वर्ग होते हैं, दूसरी तरफ उनकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो वर्ग और फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत, वर्ग और फ्रीक्वेंसी में सतत श्रेणी बनाई जाती है, कंटीन्यूअस सीरीज। अब इसको बनाने में भी अपने पास 2 तरह की सीरीजें बनती हैं, एक एक्सक्लूसिव और दूसरी इंक्लूसिव, यानी कि एक अपवर्जी और दूसरी समावेशी। तो जो एक्सक्लूसिव सीरीज बनती है, इसमें प्रत्येक वर्ग में ऊपरी सीमा और इससे अगले वाले वर्ग की निचली सीमा आपस में समान होती है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 आदि आदि। जबकि इंक्लूसिव सीरीज में जब सीरीज की पहले वर्ग की ऊपरी सीमा और अगले वर्ग की निचली सीमा में 1 का अंतर हो तो उसे इंक्लूसिव सीरीज कहते हैं। 1 का अंतर रहता है इनके अंतर्गत, जैसे 0 से 5, 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20। इस तरह से जब सीरीजों की पहले वर्ग की ऊपरी सीमा और अगले वर्ग की निचली सीमा में जब 1 का अंतर आए तो उसे इंक्लूसिव सीरीज कहते हैं। और इस तरह की जो इंक्लूसिव सीरीज होती है उसको एक्सक्लूसिव सीरीज में बदल करके ही इंटर एनालिसिस की जाती है और फिर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। कभी भी इंक्लूसिव सीरीज के निष्कर्ष नहीं निकाले जाते हैं। तो इस प्रकार ये सीरीज लेने के, इन सीरीजों का निर्माण करने के पश्चात उनकी एनालिसिस की जाती है। एनालिसिस में अनेक विधियां हैं, जिसमें मीन, मोड, मीडियन, डिस्पर्सन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ग्रोथ रेट, टाइम सीरीज, इंटरपोलेशन, ये सब इसी में किया जाता है। और एनालिसिस करने के बाद हम इंटरप्रिटेशन यानी कि निष्कर्ष निकालते हैं, और निष्कर्ष निकाल करके पूर्वानुमान लगाते हैं, आगामी नीतियों का निर्धारण करते हैं। तो इस प्रकार स्टैटिस्टिक्स में ये 4 चीजों के द्वारा पूरा एक रिसर्च का अनुसंधान करके महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल करके सारी विधियों का इस तरह से अध्ययन किया जाता है। तो मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि स्टैटिस्टिक्स ग्राइफाइड एकेनवाल द्वारा दी गई स्टैटिस्टिक्स में कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, ये 4 इसके कार्य क्षेत्र हैं, 4 इसके पार्ट हैं। और इसके अंतर्गत जो अपन डेटा एकत्रित करते हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी 2 प्रकार के डेटा होते हैं। प्राइमरी डेटा स्वयं एकत्रित किए जाते हैं, सेकेंडरी डेटा बने बनाए डेटा होते हैं जो हमको कहीं से भी मिल जाते हैं। जब डेटाओं को अपन ने चयन कर लिया तो फिर अपने पास समस्या ये आती है कि सारे डेटाओं का अध्ययन करना है, इसमें से कुछ इकाइयां चुन के उनका अध्ययन करना है। जब सभी डेटाओं का या समग्र का अध्ययन करें तो उसे सेंसस कहते हैं। जब उनमें से कुछ इकाइयों का चयन करके फिर उनका अध्ययन किया जाए तो उसे सैंपल इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। सैंपल इन्वेस्टिगेशन करते समय हमें रैंडम सैंपलिंग विधि को काम में लेना होता है।
रैंडम सैंपलिंग विधि के द्वारा डेटाओं को लेने के पश्चात उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, यानी कि उनको विभिन्न स्तरों में बांटा जाता है, उनके गुणों के आधार पर, उनकी विशेषताओं के आधार पर, और फिर क्लासिफिकेशन करने के पश्चात उनका टेबुलेशन किया जाता है, उनको टेबल के अंतर्गत बनाया जाता है। टेबल में बनाने के टेबल जो होती है वो 3 प्रकार से मेन श्रेणियां होती हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटीन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में व्यक्तिगत पद मूल्य होते हैं, डिस्क्रीट सीरीज में पद मूल्य के साथ साथ फ्रीक्वेंसियां होती हैं, और कंटीन्यूअस सीरीज में एक तरफ वर्ग होते हैं, दूसरी तरफ इनकी आवर्तियां होती हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव में श्रेणी के जब बंद हो, यानी कि पहले वाले वर्ग की ऊपरी सीमा दूसरे वर्ग की निचली सीमा बराबर हो तो एक्सक्लूसिव सीरीज, और जब इनके मध्य में 1 का अंतर हो तो इंक्लूसिव सीरीज होती है। ये अपनी प्रारंभिक जानकारी थी स्टैटिस्टिक्स के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि एग्जाम में जो एक क्वेश्चन आता है वो इसी थ्योरेटिकली पोर्शन का आता है, इसलिए इसका अध्ययन बहुत ही आवश्यक है एग्जाम की दृष्टि से भी और स्टैटिस्टिक्स को आगे पढ़ने की दृष्टि से भी, कि अपने को स्टैटिस्टिक्स में आगे क्या पढ़ना है, इसलिए इसकी रूपरेखा का अध्ययन बहुत ही आवश्यक था। तो ये अपने स्टैटिस्टिक्स का पहला पार्ट था। हम इसके बाद आगे देखें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टैटिस्टिक्स में जो मैंने आपको बताया कि जो एक्सक्लूसिव सीरीज है जिसमें इंडिविजुअल सीरीज है जिसमें x अकेला x दिया रहता है, और इस x में हम 3, 4, 5, 7, 9 जो अकेले पद मूल्य होते हैं, ये इंडिविजुअल सीरीज। जब हम डिस्क्रीट सीरीज का अध्ययन करें तो इसमें एक तरफ x होता है और दूसरी तरफ f होता है। x में 3, 4, 5, 6, 7 इत्यादि पद मूल्य, जबकि फ्रीक्वेंसी इनके साथ इनकी कोई भी फ्रीक्वेंसी आ सकती है। जैसे प्राप्तांक इस प्रकार से आते हैं, निम्न प्राप्तांक 5 विद्यार्थियों के, ये 7 के, ये 9 के, ये 2 के, ये 1 के, इस तरह से ये डिस्क्रीट सीरीज। और तीसरा आ जाता है अपना कंटीन्यूअस सीरीज। कंटीन्यूअस सीरीज में एक तरफ वर्ग होते हैं और दूसरी तरफ फ्रीक्वेंसी होती है। वर्ग में हम देखें तो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, इस तरह से वर्ग दिए रहते हैं। दैट इज द एक्सक्लूसिव सीरीज। और इधर फ्रीक्वेंसी के रूप में 5, 9, 2, 4 जो भी डेटा हमें अध्ययन के लिए दिए जाएं। और जब इसकी एक्स की दैट इज द एक्सक्लूसिव सीरीज, और एक्सक्लूसिव सीरीज को इंक्लूसिव सीरीज कैसे किस तरह से होती है वो भी हम देखें। उसमें जो वर्ग होते हैं उसमें अंतर रहता है 0 से 5, 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20। दैट इज पहले वाले वर्ग की ऊपरी सीमा और अगले वर्ग की निचली सीमा में 1 का अंतर। दैट इज द इंक्लूसिव सीरीज। जब भी ये सीरीज आए इसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना होता है। और कन्वर्ट करने का नियम क्या है वो मैं आपको नियम बताऊं इसमें, कि वो जो नियम है वो है कि इन दोनों के मध्य में 1 का अंतर है, यानी कि 1 में अपन 2 का भाग दें, 0.5, 1 का हाफ होता है 0.5, और ये 0.5 पहले वाले वर्ग की ऊपरी सीमा में जोड़ दें और अगले वाले वर्ग की निचली सीमा में घटा दें। तो पहले वाले वर्ग की ऊपरी सीमा में जोड़ते हैं हम, तो ये बनता है 0.5 से 5.5, पहला 5.5, और ये अगले वाले वर्ग की निचली सीमा में घटा दें यानी कि 6.5, और फिर इसमें वापस से जोड़ दें 10.5। इस तरह से चलता रहता है। तो 0.5, 5.5, 6.5, 10.5, यानी कि वापस से 10.5 से 10.5 से 15.5। तो इस तरह से सीरीज एक्सक्लूसिव सीरीज से इंक्लूसिव सीरीज में बदल जाती है। इस सीरीज में हम देखते हैं कि एक अपर लिमिट होती है और एक लोअर लिमिट होती है, ऊपरी सीमा और निचली सीमा, और इन दोनों के मध्य में जो अंतर होता है उसे कहते हैं वर्ग अंतराल, यानी कि क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल। तो इस तरह से
हमारे पास ये जो प्रारंभिक जानकारी थी स्टैटिस्टिक्स की, ये है। हम जब आगे मीन, मोड, मीडियन का अध्ययन करेंगे तो इन तीनों सीरीजों का साथ लेकर के अलग अलग से इनका अध्ययन करेंगे। एक इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा डिस्क्रीट सीरीज और तीसरा कंटिन्यूअस सीरीज। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का अध्ययन करने के लिए हम इसके बाद नेक्स्ट उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।